एपिसोड नंबर 65 की शुरुआत पिछले एपिसोड के अंत से हो रही है। अब आगे जिस क्षण आवाज गूंजी, एक अवर्णनीय और स्पेल फॉर्मेशन से नीचे बह गई, एक विशाल अदृश्य हाथ बनाते हुए जो सीमा लिंक के हैरान डाउ प्रोटेक्टर की तरफ चला गया। जैसे गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थी, डाउ प्रोटेक्टर जो कुछ ही क्षण पहले असहनीय रूप से अहंकारी था, हाथ द्वारा सीधे जमीन पर धकेल दिया गया। ये देखते हुए कि उसके पास गोल्ड को कल्टीवेशन बेस था, उसने बहुत संघर्ष किया लेकिन यह व्यर्थ था। जैसे उसे जमीन में कुचला जा रहा था, वह चिल्लाया, क्या यह एक विद्रोह है? सेवन ब्लड आइज, तुम्हारी हिम्मत। चुप रहो, जू किंग ने ठंडे स्वर में कहा। अगला स्पेल फॉर्मेशन फिर से गड़गड़ाया, कुचलने वाली शक्ति नहीं बल्कि निष्कासन की एक ऑरा जारी करते हुए। बूढ़ा डाउ प्रोटेक्टर उस शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सका जो उसे पीट रही थी। उसके स्वर्गीय महल कांप उठे और उसकी अभिव्यक्ति अपमान की हो गई। वह एक शक्तिशाली गोल्ड को कल्टिवेटर कुचला और निष्कासित किया जा रहा था। ये क्रोधित करने वाला था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, जैसे उसे सेक्ट के बाहर फेंक दिया गया। डाउ प्रोटेक्टर को नजरअंदाज करते हुए जू किंग भागते हुए सीमा लिंक की तरफ चला गया। एक हथेली का प्रहार जारी करते हुए उसने सीमा लिंक को हवा में चिल्लाते हुए भेज दिया जब तक वह पास की एक इमारत से नहीं टकराया। जैसे उसने ऐसा किया, उसकी 4 लाइफ फ्लेम्स में से एक बुझ गई। जू किंग, सीमा लिंक चिल्लाया, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका पूरा व्यक्ति पागलपन विकीर्ण कर रहा था। जहर के कारण उसके ग्रूस को अराजकता में फेंकने के कारण वह पहली बार सोचने लगा था कि क्या वह मरने वाला था। हालांकि सीमा लिंग एक निर्दयी व्यक्ति था। जैसे उसकी आंखें पागलपन से भर गईं, उसने अपनी जीभ की नोक काटी और जू किंग की तरफ खून का एक मुंह थूका। हवा में खून इम्स के एक समूह में बदल गया। सभी एक दुष्ट, अजीबोगरीब और विकीर्ण कर रहे थे। चिल्लाते हुए वे जू किंग की तरफ चले गए। जैसे वे हवा के माध्यम से चले, वे एक हीरा आकार का निशान बन गए जो सीलिंग और के साथ स्पंदित हो रहा था। नेदर सीलिंग डाउ, सीमा लिंग बुरी तरह चिल्लाया। उसके हाथ एक दोहरे हाथ की मंत्र मुद्रा में चमके जिससे इम्स तेज हो गए। यहां तक कि अगर जू किंग अचानक पीछे हट जाता तो कोई रास्ता नहीं था कि वह उनसे बच सकता था। और इस प्रकार सीलिंग निशान ने उसे घेर लिया और एक पल में बार बार खुद को दोहराया, उसके चारों ओर एक हीरा आकार का खोल बनाया। जू किंग के अंदर होने के साथ सीमा लिंग ने अपने दोनों हाथ उठाए और चिल्लाया, विस्फोट करो। खोल ढहने लगा लेकिन केवल लगभग 30%। फिर जू किंग का हाथ बाहर निकला और प्रक्रिया को रोक दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे उसने नीचे पागल हो रहे सीमा लिंग की तरफ देखा, फिर नीचे उड़ गया। इससे पहले कि सीमा लिंग प्रतिक्रिया कर पाता, जू किंग ने आगे बढ़कर उसे गले से पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाया, फिर उसे बेरहमी से जमीन में पटक दिया। जमीन कांप उठी और दरारें दिखाई दी। सीमा लिंग कांप उठा और उसके मुंह के कोनों से खून रिसने लगा। उसकी बाकी की लाइफ फ्लेम्स बुझ गईं और वह बेहोश हो गया। उसके भीतर के ग्रूज अचानक नियंत्रण से बाहर हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके शरीर को डिवावर करने वाले थे। लेकिन फिर उससे एक नर्म रोशनी विकीर्ण हुई और वे शांत हो गए। सीमा लिंग को ठंडी नजर से देखते हुए जू किंग ने कहा, उस पर 20 धर्मा शैकल्स लगाओ और उसे बंद कर दो। जी सर। आसपास के वायलेंट क्राइम्स कांस्टेबल स्पष्ट रूप से उनके द्वारा देखी गई चीजों से उत्साहित थे। यहां तक कि दूसरे पीक्स के कांस्टेबल्स भी जू किंग को अत्यंत सम्मान और प्रशंसा के साथ देख रहे थे। फर्स्ट और थर्ड पीक्स के डायरेक्टर्स ने राहत की सांस ली और जू किंग को प्रणाम किया। जैसे कांस्टेबल्स के एक समूह ने सीमा लिंक पर शैकल्स लगाए, जू किंग ने चारों ओर देखा और कहा, यहां सभी नाइट डव ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार करो। अगर कोई प्रतिरोध करता है उन्हें मार डालो। कांस्टेबल्स फैल गए और जल्द ही चीखें और चिल्लाहटें नाइट को भर गईं। जू किंग ने आगे जो हुआ उसमें भाग नहीं लिया। जब तक 7 सेक्ट कोalition के चोजन में से कोई दिखाई नहीं देता था, उसे जरूरत नहीं थी। वायलेंट क्राइम्स डिवीजन नाइट डव से निपटने की आदी थी। सब कुछ समाप्त करने में उन्हें आधी नाइट लगी। ऑपरेशन पूरी राजधानी शहर में फैल गया। नाइट डव ऑपरेटिव्स की एक विशाल संख्या गिरफ्तार की गई, हालांकि उनमें से कई ने प्रतिरोध किया और लड़ते हुए मर गए। जब तक भोर हुई, जू किंग अपने धर्मास्किफ में आराम कर रहा था। उस समय उसने वायलेंट क्राइम्स डिवीजन को एक संदेश भेजा, सभी मारे गए नाइट डव ऑपरेटिव्स के सिर शहर की दीवारों पर लटकाओ। इसी तरह नाइट डव ऑपरेशन समाप्त हुआ था जब वह पहली बार वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में शामिल हुआ था। अब जब वह एक डायरेक्टर था, उसे लगा कि यह एक अच्छी परंपरा थी जिसे बनाए रखना चाहिए। जब तक बाहर लाइट थी, शहर की दीवार पर लगभग 1000 नाइट डव ऑपरेटिव्स के सिर लटक रहे थे।
जिस किसी ने भी भयानक दृश्य देखा वह हिल गया। पिछली नाइट जो हुआ था उसे छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। कहानी पहले से ही 7 ब्लड आइज के माध्यम से फैल रही थी। सभी आगंतुक प्रजातियां, सभी सहयोगी, सभी 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स और 7 सेक्ट कोalition के सभी लोग जब उन्होंने सुना तो आश्चर्य से भर गए। बेशक जिस चीज ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये नहीं था कि वायलेंट क्राइम्स डिवीजन ने नाइट डव के खिलाफ कार्रवाई की थी और 1000 से अधिक सिर शहर की दीवार पर लटकाए थे, बल्कि चौंकाने वाली खबर ये थी कि हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स के सीमा लिंक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और बंद कर दिया गया था। यहां तक कि उसका डाउ प्रोटेक्टर भी उसे उस भाग्य से नहीं बचा सका था। 7th पीक के वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के डायरेक्टर ने 7 ब्लड आइज फॉर्मेशन का उपयोग करके डाउ प्रोटेक्टर को भगा दिया था। 3rd पीक को जो चुनौती जारी की गई थी वह रद्द कर दी गई। आखिर सीमा लिंक लड़ने के लिए दिखाई नहीं दे सकता था। यह एक बड़ी बात थी। आखिर 7 सेक्ट कोalition की 7 ब्लड आइज को चुनौतियों ने उन्हें विशाल प्रतिष्ठा दिलाई थी। यह मामला चेहरे पर एक विशाल थप्पड़ की तरह था। सबसे पहले जो हुआ वह ये था कि ज़ू किंग की जानकारी तुरंत संकलित की गई और 7 सेक्ट कोalition के सभी चोजन को भेज दी गई। उन सभी को पता था कि 7 ब्लड आइज का ये एनवॉय डिसाइपल कैसा था। वह 7th पीक के वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का डायरेक्टर था, एशेलॉन में रखा गया था, लेकिन हाइनेस की स्थिति में नियुक्त नहीं किया गया था और किसी तरह सीमा लिंक को हरा दिया था जो ग्रेट सर्कल में था और उसके पास 4 लाइफ फ्लेम्स थीं। असल में वे अकेले नहीं थे। कई 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स और विशेष रूप से विभिन्न पहाड़ी चोटियों के हाइनेसेस सभी हैरान थे। हालांकि ज़ू किंग ने कुछ अद्भुत काम किए थे, वे सब परिस्थितियों के समग्र विचार करने पर अपेक्षाकृत छोटे थे, लेकिन इस बार उसने कुछ बिल्कुल सनसनीखेज किया था और इस प्रकार हर कोई ज़ू किंग के बारे में और अधिक जानने के लिए होड़ कर रहा था। हार्बर 79 में ज़ू किंग और सीमा लिंक के बीच संघर्ष के बाद दोपहर में एक व्यक्ति परिणामों की जांच करने के लिए आया। उसने एक शानदार सुनहरा वस्त्र पहना था और उसकी कमर पर एक मकड़ी के पैटर्न वाली रेशमी बेल्ट थी। एक सात रंग की अम्ब्रेला उसके सिर के ऊपर तैर रही थी, उसके चारों ओर शानदार लाइट डाल रही थी जिससे वह एक देवता के बच्चे की तरह लग रहा था। वह और कोई नहीं था, वह व्यक्ति जिसने 1st पीक की 2nd हाइनेस को एक ही प्रहार से हराया था और एक गोल्ड को एल्डर के साथ बराबरी पर खड़ा था। वह 7 सेक्ट कोalition में नंबर 1 चोजन था, सोरेन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर शेंगून। हार्बर 79 में आने के बाद वह किनारे पर खड़ा हो गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इंद्रियों को बाहर भेजा। वह समुद्री हवा में एक खूबसूरत मूर्ति की तरह खड़ा था, एक असाधारण ऑरर और चमकदार लाइट विकीर्ण कर रहा था। उसके पीछे 3 बूढ़े यंग मैन खड़े थे, सभी गोल्ड को एक्सपर्ट्स थे जिन्हें पेट्रियार्क सोरेन क्लाउड ने उसके डाउ प्रोटेक्टर्स के रूप में नियुक्त किया था। वे ऐसा असाइनमेंट पाकर बहुत खुश थे और वास्तव में सम्मानित थे कि वे उसके साथ जा सकते थे जैसे वह अपने आप में बढ़ता गया। उन सभी के चेहरे पर सम्मानपूर्ण अभिव्यक्तियां थीं और उन्होंने अपना सिर झुका रखा था। अंततः मास्टर शेंगून ने अपनी आंखें खोली। 2 लाइफ फ्लेम्स, शाही वर्ग की तकनीक, एक जहर जो स्वर्गीय महल वाले गोल्ड को कल्टिवेटर्स को धमकी दे सकता है, एक मैजिकल ट्रेजर जिसमें एक स्पिरिट ऑटोमेटन है। दिलचस्प, इस तरह की ताकत के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने सीमा लिंक को लड़खड़ा दिया। साथ ही उसकी शाही वर्ग की तकनीक किसी तरह परिचित लगती है। अपने आसपास को संक्षेप में समझने के बाद उसने लड़ाई का वर्णन लगभग ऐसे किया जैसे उसने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा हो। कोई रास्ता नहीं था कि उसके पास समय में वापस देखने की कोई क्षमता थी। ये सिर्फ इतना था कि उसका अंतर्ज्ञान और इंद्रियां इतनी उन्नत थी कि उसे सही निष्कर्षों पर आने के लिए केवल छोटे सुरागों की आवश्यकता थी। ये कौशल का एक भयानक स्तर था। उसके पीछे एक अजीब चीख गूंजी जैसे एक हरे शरीर वाला, लाल पूंछ वाला पक्षी दिखाई दिया। जैसे ये चिल्लाया, उसकी आंखों में एक लालची नजर दिखाई दी, जैसे उसने गहराई से सांस ली, जैसे वह विशेष रूप से किसी और की तलाश कर रहा था। गोल्डन क्रो मास्टर शेंगून हार्बर 176 की दिशा में देखने के लिए मुड़ा, उसकी आंखें चमक रही थीं। तो 7 ब्लड आइज में कोई अपेक्षाकृत दिलचस्प व्यक्ति मौजूद है। दुख की बात है वह बहुत कमजोर है। चिंता मत करो मेरे छोटे रावजेमस्ट बर्ड, उस गोल्डन क्रो को थोड़ा बड़ा होने दो और फिर तुम इसे खा सकते हो मजबूत बनने के लिए। ये देर सबेर तुम्हारा ही होगा। मुड़ते हुए मास्टर शेंगून ने क्षेत्र छोड़ दिया। पूरे दोपहर में बहुत सारे लोग हार्बर 79 में आए। शाम तक कई लोगों ने क्षेत्र की जांच की थी, ज़ू किंग के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते थे उसे खोदने की उम्मीद में।
वह 3 साल पहले 7 ब्लड आइज में शामिल हुआ था और एक जार में जहरीले कीड़े की तरह अस्तित्व में था। ची कंडेंसेशन स्तर में उसने एक पूरे आइलैंड के सभी कल्टिवेटर्स का वध कर दिया। यह एक खूनी नरसंहार था। 7 ब्लड आइज और सी ज़ॉम्बीज के बीच युद्ध के दौरान उसने बहुत सारे मिशन पूरे किए। उसने अनगिनत ची कंडेंसेशन सी ज़ॉम्बीज का वध किया, उनकी सोल्स को अवशोषित किया और बहुत सारे धर्म एपर्चर्स खोले। वह अब 2 फ्लेम स्तर पर है और जाहिर है वह गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स की कल्टिवेशन करता है। साथ ही उसके पास कुछ चौंकाने वाले जहर हैं। सी ज़ॉम्बी डाउ चाइल्ड वेस्टवर्ल्ड ने उसके लिए एक इनाम जारी किया। हालांकि वेस्टवर्ल्ड ने कभी भी उसके बारे में लोगों द्वारा भेजे गए किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया। लोगों की अपनी अटकलें हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं सोचते कि ज़ू किंग वेस्टवर्ल्ड को हरा सकता था। हालांकि ऐसा लगता है वेस्टवर्ल्ड ज़ू किंग के जहर और उसकी गोल्डन क्रो तकनीक से मारा गया था। यह ज़ू किंग शायद 7 ब्लड आइज के शीर्ष डिसाइपल्स में से एक है। हालांकि वह उनके हाइनेसेस में से एक नहीं है, बस एक एशेलॉन कल्टिवेटर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़ॉम्बी एंसेस्टर स्टैचू की उस घटना से पहले किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना था। इसमें उसके अपने सेक्ट के अधिकांश लोग शामिल हैं। यह आदमी वास्तव में छलावे का एक मास्टर है। जितनी अधिक जानकारी लोगों ने ज़ू किंग के बारे में खोदी, वे उतने ही अधिक हिल गए। लगभग एक रात में ज़ू किंग का नाम आग की तरह फैल गया, आगंतुक नॉन ह्यूमन प्रजातियों और विभिन्न पहाड़ी चोटियों के सभी डिसाइपल्स के बीच। अंततः जैसे 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स को एहसास हुआ कि ज़ू किंग 7th पीक से था, उन्हें लगा कि यह समझ में आता था। 7th पीक के कल्टिवेटर्स छलावे के लिए जाने जाते थे। ये बस उनके काम करने का तरीका था। तुम कभी नहीं जानते थे कि 7th पीक डिसाइपल्स के बीच किस तरह के सनकी छिपे हो सकते थे। 7 सेक्ट कोalition के चोजन और भी गहराई से हिल गए थे। एक बात के लिए उनमें से अधिकांश ईर्ष्या कर रहे थे। आखिर शाही वर्ग की तकनीकें मौके से मिल सकती थीं, लेकिन उन्हें खोजा और पाया नहीं जा सकता था। और ऐसी तकनीकें जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त थीं, फीनिक्स पंख या किरनसीन की तरह दुर्लभ थीं। यह उल्लेख करने की भी जरूरत नहीं थी कि यह गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स था। सालों पहले 7 सेक्ट कोalition के अध्यक्ष ने खुद गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स की लेगेसी प्राप्त की थी और इसलिए 7 सेक्ट कोalition के सभी डिसाइपल्स इससे परिचित थे। और कोई उस तकनीक से जितना अधिक परिचित होता था, वह उतना ही अधिक ईर्ष्या करता था जिसके पास ये थी। इस प्रकार उन्होंने ज़ू किंग को महत्व के मामले में विभिन्न पहाड़ी चोटियों के हाइनेसेस के साथ रखा। हालांकि किसी अन्य चोजन ने हाउस ऑफ ब्रू हंटर्स की मदद करने के लिए अपना सिर बाहर नहीं निकाला। वे सभी जानते थे कि अभी तक मामला खत्म नहीं हुआ था और चीजें शायद और भी जटिल होने वाली थीं। कोई भी तब तक कदम नहीं उठाने वाला था जब तक हाउस ऑफ ब्रू हंटर्स और डार्क सेरेनिटी सेक्ट ने फैसला नहीं कर लिया था कि क्या करना है। आखिर 7th पीक का सुपरवाइजरी सेक्ट डार्क सेरेनिटी सेक्ट था। हुवैंग यीकुन डार्क सेरेनिटी सेक्ट का चोजन था और उसके पास एक असाधारण कल्टिवेशन बेस था। इससे भी अधिक उसने अभी तक कोई चुनौती जारी नहीं की थी, क्योंकि वह सबसे अच्छा अवसर खोजने के लिए अपना समय ले रहा था। जैसे हर कोई ये देखने की प्रतीक्षा कर रहा था कि क्या होगा। हुवैंग यीकुन एक जेट स्लिप पर ज़ू किंग की जानकारी की समीक्षा कर रहा था। वह मुस्कुराया, मुझे अंततः अपना अवसर मिल गया। बाकी सबके साथ चुनौतियां जारी करना ये दिखाने का कोई तरीका नहीं है कि डार्क सेरेनिटी सेक्ट कितना अद्भुत है। मैंने मूल रूप से तब तक इंतजार करने की योजना बनाई थी जब तक कि अन्य सभी चुनौतियां सुलझ नहीं जाती और फिर एक कदम उठाना। लेकिन अब ऐसा लगता है मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह ज़ू किंग क्षमता वाला लगता है। उसे नष्ट करना अफसोस की बात होगी। मैं उसे भर्ती करना ज्यादा पसंद करूंगा। हालांकि अगर वह सहयोग करने से इनकार करता है तो मुझे लगता है मुझे उसे खत्म करना होगा। हंसते हुए उसने अन्य चोजन को संदेश भेजने के लिए एक ट्रांसमिशन जेड स्लिप निकाला। मैं ज़ू किंग के साथ स्थिति को संभालने जा रहा हूं। बाकी तुम लोग बस इंतजार करो और देखो कि यह कैसे चलता है। जबकि 7 सेक्ट कोalition के चोजन, 7 ब्लड आइज के डिसाइपल्स और नॉन ह्यूमन प्रजातियों के सदस्य सभी इस मामले पर पूरा ध्यान दे रहे थे, ज़ू किंग खुद अपने धर्मास्किफ में क्रॉस लेग बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति पहले की तरह ही थी, पूरी तरह से शांत। वह अच्छी तरह जानता था कि बाहर क्या हो रहा था। जिस क्षण उसने कार्रवाई करने का विकल्प चुना, वह जानता था कि इसके परिणाम होंगे। हालांकि उसे खुद को ध्यान का केंद्र बनाना पसंद नहीं था, परिस्थितियों को देखते हुए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसका हाथ मजबूर किया गया था और इस प्रकार उसने अपनी शाही वर्ग की तकनीक और अपने विशेष जहर का खुलासा किया।
उसके पास बहुत सारे रहस्य थे और वास्तविकता ये थी कि उन्हें प्रकट न करना लोगों को उसके बारे में अटकलें लगाने का कारण बनाता और आगे के नुकसान की ओर ले जाता। जानबूझकर कुछ रहस्यों को चुनिंदा रूप से प्रकट करके ये और भी गहरे रहस्यों को छुपाना आसान बना देता था। मेरे रहस्यों की पहली परत मेरे जहर और शाही वर्ग की तकनीक से बनी है। दूसरी परत मेरा लाइफ लैंप है। तीसरी मेरी ब्लैक शैडो और मुटेजन को अवशोषित करने की इसकी क्षमता है। चौथी बैंगनी क्रिस्टल है। जू किंग ने पूरी स्थिति के बारे में सोचने में कुछ समय लिया, फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया जिसके भीतर एक नीली अंगूठी दिखाई दी। अंगूठी में एक चमकदार हरा रत्न जड़ा था जो इस चीज को बिल्कुल असाधारण बना रहा था। ये सीमा लिन की रिंग ऑफ होल्डिंग थी। ये बैग ऑफ होल्डिंग से अलग थी। रिंग्स ऑफ होल्डिंग अधिक मूल्यवान थी और उनकी क्षमता बड़ी थी। इसके अलावा शानदार रत्न ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह अंगूठी अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। सीमा लिंग अब वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का कैदी था और डिवीजन के नियमों के अनुसार उसकी सभी व्यक्तिगत वस्तुओं को जब्त किया जा सकता था और डिवीजन जैसा उचित समझे उसका निपटान किया जा सकता था। बेशक उन नियमों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना था। उदाहरण के लिए, हालांकि यंगियन को गिरफ्तार किया गया था, जू किंग ने उसकी रिंग ऑफ होल्डिंग छीनने की हद तक नहीं किया। उसने इसे केवल भंडारण में रखा। फिर उसके रिहा होने के बाद उसे यह वापस मिल गया। हालांकि जू किंग को नहीं लगता था कि सीमा लिन को वही शिष्टाचार दिखाने की आवश्यकता थी, इसलिए वह अब अंगूठी का बारीकी से अध्ययन कर रहा था और उस सीलिंग निशान की जांच कर रहा था जो इसे बंद रखता था। इस रिंग ऑफ होल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया था कि केवल सीलिंग निशान से जुड़ा व्यक्ति ही इसे खोल सकता था, लेकिन यह जू किंग के लिए कोई बाधा पैदा करने वाला नहीं था। मेरे लिए सील को मिटा दो, जू किंग ने धीरे से कहा। उसकी ब्लैक शैडो बस शब्द की प्रतीक्षा कर रही थी। ये फैल गया और एक पल बाद रिंग ऑफ होल्डिंग संक्षारक मुटेजन से भर गई। सीलिंग निशान के फीका पड़ने लगने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके पूरी तरह से मिट जाने के बाद जू किंग के लिए अंदर की सामग्री का निरीक्षण करने के लिए कुछ थर्मोफोर्स भेजना आसान था। उसके अनुभव और इच्छाशक्ति के बावजूद जब जू किंग ने देखा कि अंदर क्या था, उसकी आंखें चमकने लगीं। इसमें स्पिरिट नोट्स के पूरे ढेर थे। सूची लेते हुए जू किंग ने तीव्रता से सांस ली। 9,300,000, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह एक विशाल रकम थी, इतनी कि जू किंग भी, जो आमतौर पर इतना शांत और एकत्रित रहता था, सहज रूप से घबराहट में चारों ओर देखा। और पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर, जो आमतौर पर विस्फोटों के लिए प्रवण नहीं था, चिल्लाया, "यह बहुत बड़ा पैसा है।" यह आदमी एक चोजन नहीं था, वह स्पष्ट रूप से रिवियर्ड एंशिएंट से एक नवधनी प्लेबॉय था। जू किंग का दिल सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स के कारण नहीं धड़क रहा था। एक जेड बॉक्स भी था जिसमें एक दिव्य संस्था के मांस के 2 टुकड़े थे, उनमें से प्रत्येक लगभग एक सिर के आकार का था। गॉडलिनेस के मजबूत स्तर को देखते हुए जू किंग को ऐसा लग रहा था कि वे दोनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ग्रेट सर्कल से थे। वे मेरे धर्मास्किफ के लिए एक महान शक्ति स्रोत बनाएंगे। जू किंग ने अंगूठी की सामग्री की जांच करना जारी रखा। उसे जल्द ही पता चला कि इसमें 4 उंगली के आकार के क्रिस्टल थे, सभी शक्तिशाली उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहे थे। उनके भीतर किसी प्रकार की धुंध सील थी। उन्हें बाहर निकालकर जांच करने पर उसने महसूस किया कि अंदर घूमती हुई धुंध ने अलग अलग छवियां बनाई। एक था एक सिर रहित बैल, एक था काले बालों की एक विकृत गेंद, एक था एक हाथ, अंतिम क्रिस्टल में सील थी एक आंख। बस संग्रह को देखकर जू किंग हिल गया, क्योंकि वह एक मजबूत ग्रू ऑरा को महसूस कर सकता था। थर्ड पीक के डिसाइपल्स ग्रूज के साथ सौदे करते हैं और यह हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स के साथ भी ऐसा ही है। ये सील वस्तुएं वास्तव में ग्रूज हैं। कुछ सोचने के बाद जू किंग को एहसास हुआ कि सीमा लिंग ने इनमें से किसी भी चीज का उपयोग क्यों नहीं किया। वह जू किंग के जहर से मारा गया था, जिससे उसके भीतर मुटेजन तेजी से बढ़ गया था। उसी के कारण सील ग्रूज असामान्य रूप से आक्रामक हो गए थे। अगर सीमा लिंग उन परिस्थितियों में उन्हें बाहर लाता तो वह शायद उन्हें जू किंग के खिलाफ उपयोग करने में सक्षम नहीं होता और इसके बजाय अपने लिए चीजें और खराब कर देता। सीमा लिंग की रिंग ऑफ होल्डिंग में और भी चीजें थीं। 5 औषधि गोलियां थीं जिन्हें जू किंग पौधों और वनस्पति में अपने कौशल को देखते हुए देखकर बहुत उत्साहित था। बस उनकी सुगंध को सांस लेने से उसके धर्मा एपर्चर्स जोरदार रूप से हिलने लगे। इससे भी अधिक ऐसा लग रहा था जैसे उसका 84वां धर्मा एपर्चर, जो अभी तक नहीं खुला था, कांप रहा था। धर्मा एपर्चर्स खोलने के लिए एक औषधि गोली। जू किंग ने स्थिर रूप से सांस लेने के लिए संघर्ष किया और उसकी आंखें चमक उठीं।
वर्तमान में उसके 83 थर्मल एपर्चर्स खुले थे, जिससे वह 3 लाइफ फ्लेम्स जलाने में सक्षम होने से केवल 7 दूर था। सीमा लिंक की रिंग ऑफ होल्डिंग में केवल वे आइटम नहीं थे, इसमें लगभग 7 या 8 मैजिकल ट्रेजर भी थे। हालांकि उनकी जांच करने के बाद जू किंग को एहसास हुआ कि वे सभी ग्रूव्स को नियंत्रित करने में उपयोग के लिए डिजाइन किए गए थे और ठीक से काम करने के लिए उन्हें विशेष तकनीकों के साथ संयोजित करने की आवश्यकता थी। कुछ जेड स्लिप्स थीं, लेकिन वे सभी वार्निंग स्पेल्स द्वारा संरक्षित थीं। जू किंग जितना बता सकता था, वे स्पेल्स सेक्ट द्वारा अपनी तकनीकों को बाहरी लोगों को प्रकट होने से रोकने के लिए लगाए गए थे। उसने अपनी ब्लैक शैडो से उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह अच्छी तरह से काम नहीं किया। बहुत सारी अन्य यादृच्छिक वस्तुएं थीं। उनके माध्यम से राइफल करने के बाद जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसने अंगूठी के आयामी स्थान के कोने में एक लकड़ी के बक्से पर ध्यान दिया। ये काला था और एक मजबूत मुटजन और उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि इसमें एक ग्रूव होने का कोई संकेत नहीं था। कुछ सोचने के बाद उसने बक्सा खोला। जिस क्षण उसने ऐसा किया, शानदार रूप से मजबूत मुटजन बाहर निकल गया। ये किसी भी निश्चित क्षेत्र से मुटजन को बहुत अधिक बढ़ा देता था, ऐसा कि इसको छूने वाला कोई भी नश्वर तुरंत उत्परिवर्तन का अनुभव करेगा और फिर मर जाएगा। यहाँ तक कि औसत कल्टिवेटर्स भी, जिनका इससे सामना होता, तुरंत अपने मुटजन स्तरों को आसमान छूते हुए पाएंगे। जू किंग के मामले में उसकी ब्लैक शैडो ने पागलों की तरह इसे दबाव करना शुरू कर दिया। अंततः बक्से से आने वाला मुटजन काफी कम हो गया, जहां ब्लैक शैडो ने डकार लिया और अपनी जगह पर सिकुड़ गया। बक्से से अभी भी मुटजन आ रहा था, लेकिन पहले जैसा नहीं था। बक्से में जो वस्तु पहले इतना मजबूत मुटजन उत्सर्जित कर रही थी, वह धातु का एक हथेली के आकार का टुकड़ा था। ये जंग लगा हुआ था और बिल्कुल भी विशेष नहीं लग रहा था। हालांकि जब जू किंग ने इसे देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि वह धातु के टुकड़े में निहित एक आश्चर्यजनक इच्छा को महसूस कर सकता था, कुछ ऐसा जो तारों की नदी को हेवन एंड अर्थ के गुंबद में देखने के समान अनुभूति देता था। यह ऐसा था जैसे अंदर कुछ कैद था, और इसे कैद रखने वाली शक्ति मुटजन थी। इसका अधिक बारीकी से अध्ययन करने पर जू किंग ने पाया कि यह मुटजन उस मुटजन से अलग था, जिससे वह उन निश्चित क्षेत्रों से परिचित था जहां वह गया था। असल में धातु का ये टुकड़ा वास्तव में एक बहुत छोटे निश्चित क्षेत्र जैसा दिखता था। मुटजन इससे आ रहा था। दूसरे शब्दों में, अगर धातु का ये टुकड़ा बहुत बहुत बड़ा होता, तो यह अपने आप में एक क्षेत्र बन जाता। यह एक निश्चित क्षेत्र होता। ये चीज क्या है? जू किंग ने सांस ली, भ्रमित दिख रहा था। इस बीच ब्लैक शैडो, यह महसूस करते हुए कि धातु के टुकड़े से अभी भी मुटजन आ रहा था, फैल गया। धातु के टुकड़े को ढकने के बाद ये कांप उठा, फिर गहरी लालसा से भरी मजबूत भावनात्मक उतार चढ़ाव भेजे। टुकड़ा। जू किंग ने बक्से का ढक्कन जोर से बंद कर दिया। मुटजन के बंद हो जाने के बाद ब्लैक शैडो लगभग उन्मत्त लग रहा था। हालांकि जू किंग की छाती में बैंगनी लाइट के कारण यह अपनी मर्जी से काम करने की हिम्मत नहीं करता था। यह क्या है? उसने कहा। मुझे अनुमति दो मेरे मालिक, मैं इसे संभालूंगा। पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने तुरंत अपना एक प्रक्षेपण प्रकट किया और ब्लैक शैडो के बगल में बैठ गया। ये वह अवसर था जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। ब्लैक शैडो की आंखें दुश्मनी से जल रही थीं, जैसे उसने पेट्रियार्क की तरफ देखा। इसने अपनी बुद्धि का अधिकांश हिस्सा वापस पा लिया था, और जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचकर वह लंबे समय से पेट्रियार्क से घृणा करने लगा था। जहां तक उसका सवाल था, पेट्रियार्क उसका एनिमी था। इसके अलावा उसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता थी, नहीं तो वह सारी मेहनत करता और बेवकूफ पेट्रियार्क सारा श्रेय लेता। इस बीच पेट्रियार्क अपने दिल में ठंडी हंसी हंस रहा था। हालांकि वह अपने चेहरे पर एक मिलनसार नजर रखने के लिए सावधान था। आओ मेरी प्यारी ब्लैक शैडो, आओ आओ, चलो एक अच्छी छोटी बातचीत करते हैं। ब्लैक शैडो मना करने को इच्छुक लग रहा था, लेकिन बिना किसी चीज पर कब्जा किए उसके पास ठीक से संवाद करने की कोई क्षमता नहीं थी। और यह विचार करते हुए कि जू किंग उसे कितनी ठंडी नजर से देख रहा था, वह जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह स्थिति से खुश नहीं था, उसे पेट्रियार्क को चीजें समझानी शुरू करनी थी। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पेट्रियार्क अविश्वसनीय लग रहा था। आवाज कांपते हुए उसने धीरे से कहा, मेरे मालिक, मैं गलत था। यह आदमी नवधनी प्लेबॉय नहीं है, वह एक कमबख्त धन का देवता है। छोटी ब्लैक शैडो के अनुसार ये चीज एक टैबू ट्रेजर का एक टुकड़ा है। ब्लैक शैडो आश्वस्त है कि अगर यह इसका पर्याप्त हिस्सा अवशोषित कर लेता है, तो यह टैबू ट्रेजर की कुछ और जारी कर सकता है। टैबू ट्रेजर? जू किंग ने कहा, स्तब्ध दिख रहा था।
उसने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या था। पेट्रियार्क और ब्लैक शैडो के बीच कुछ और संचार के बाद ज़ू किंग ये समझने में सक्षम था कि टैबू ट्रेजर्स साधारण मैजिकल ट्रेजर की तुलना में उच्च स्तर पर मौजूद चीजें थीं। जहां तक ब्लैक शैडो को ये कैसे पता था, पेट्रियार्क ने जटिल प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ब्लैक शैडो को यकीन नहीं था कि वह कैसे जानता था। उसी समय ब्लैक शैडो लालसा की मजबूत भावनात्मक उतार चढ़ाव जारी करता रहा। वह वस्तु का उपभोग करने की गहरी इच्छा रखता था। ज़ू किंग ने इसके बारे में थोड़ा सोचा, लेकिन अंत में ब्लैक शैडो के अनुरोध को स्वीकार न करने का फैसला किया। वह ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक वह परिणाम के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। वह नहीं जानता था ब्लैक शैडो उसके खिलाफ हो सकता था इस प्रक्रिया के दौरान। जैसे ब्लैक शैडो ने अनिच्छा से देखा, उसने लकड़ी के बक्से को दूर रख दिया। इसके बाद उसने ब्लैक शैडो की तरफ देखा और कहा, अगर तुम अच्छा व्यवहार करते हो तो मैं बाद में इसे तुम्हें देने के बारे में सोचूंगा। ब्लैक शैडो ने उत्साह के उतार चढ़ाव उत्सर्जित किए। एक तरफ पेट्रियार्क हिल गया और उसे एहसास हुआ कि उसे ब्लैक शैडो से निपटने के बारे में और भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने की आवश्यकता थी कि कष्टप्रद ब्लैक शैडो एहसान कमाने में सफल न हो। पेट्रियार्क और ब्लैक शैडो को नजरअंदाज करते हुए ज़ू किंग सीमा लिंक की रिंग ऑफ होल्डिंग के माध्यम से जाना जारी रखा। हालांकि सभी विविध वस्तुओं की जांच करने के बाद उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। अंत में वह 5 औषधि गोलियों पर वापस गया। उन्हें फिर से सूंघने के बाद उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं और उसने एक को अपने मुंह में डाल लिया। ये पिघल गई और फिर उसके माध्यम से एक कंपन हुआ। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि एक बहुत शक्तिशाली और हिंसक शक्ति उसमें एकत्रित हो रही थी। ये सोल शक्ति नहीं थी, बल्कि कुछ अन्य उच्च स्तरीय शक्ति थी, विशेष रूप से धर्म एपर्चर्स खोलने के लिए डिजाइन की गई। जैसे यह एकत्रित हुई, उसका अब तक न खुला 84वां धर्म एपर्चर पहले से भी अधिक नाटकीय रूप से हिल गया। फिर अचानक हिंसक शक्ति उस धर्म एपर्चर की तरफ चली गई और यह खुल गया। ज़ू किंग कांप उठा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। एक गोली ने वास्तव में मेरा एक धर्म एपर्चर खोल दिया। यह परिणाम उन सोल पिल्स से कहीं बेहतर था जो उसने ब्लैक मार्केट में खरीदी थी। असल में बायली की उच्च स्तरीय सोल गोली के अलावा ये अब तक की सबसे प्रभावी गोलियां थीं जो उसने कभी खाई थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दूसरी गोली खा ली। कुछ ही पलों बाद वह फिर से कांप उठा। उसका 85वां धर्म एपर्चर खुल गया था। दूसरी भी उतनी ही प्रभावी थी, उसने बुदबुदाया। ज़ू किंग बता सकता था कि ये कुछ बहुत कीमती गोलियां थीं और इसने उसे ये भी अच्छी समझ दी कि 7 सेक्ट कॉलिशन के चोजन कितने अमीर थे। अभी भी 3 और बची हैं। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसने तीसरी गोली खा ली। जल्द ही उसका 86वां धर्म एपर्चर खुल गया। वहां नहीं रुकते हुए उसने अन्य 2 गोलियां खा ली। एक इंसेंस स्टिक जलने के बराबर समय बीत जाने के बाद उसका 88वां धर्म एपर्चर खुल गया। उसकी धर्म फोर्स अब उसके माध्यम से एक आग के ड्रैगन की तरह बह रही थी, भयंकर और जलती हुई। अपनी तीसरी लाइफ फ्लेम पाने से पहले मुझे केवल 2 और धर्म एपर्चर्स खोलने हैं। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। अगले कुछ डेज के दौरान उसने 7 ब्लड आइज में जगहों से और सोल पिल्स एकत्र की, क्योंकि उसने अंतिम 2 धर्म एपर्चर्स के साथ उस सफलता के लिए तैयारी की। दुर्भाग्य से सोल पिल्स प्राप्त करना एक ऐसी चीज थी जिसमें समय लगता था और वह काफी नहीं प्राप्त कर सका। जहां तक गॉडलिनेस वाले मांस के 2 टुकड़ों की बात थी, ज़ू किंग ने कुछ प्रयोग किए और फैसला किया कि वे व्यक्तिगत उपयोग के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं थे और यह सबसे अच्छा था कि उन्हें अपने धर्मास्किफ में उपयोग किया जाए। अभी उसने अपनी बर्थ छोड़ दी और निकटतम वायलेंट क्राइम्स डिवीजन सेल ब्लॉक में चला गया। वहां बहुत सारे नाइट डव कैदी थे और हालांकि उनमें से अधिकांश के पास कमजोर कल्टिवेशन बेसिस थे, वहां उनमें से कई थे। उनमें से इतने सारे के साथ काम करने के लिए वह शायद 1 या दोनों धर्म एपर्चर्स खोल सकता था। इसके अलावा सोल्स को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान वह टैबू पॉइजन पिल के जहरीले गुणों के अभ्यस्त होने में भी सक्षम होगा। वह ये भी देख सकता था कि क्या वह जहर की गोली को अपने ब्लैक बीटल्स के साथ काम कर सकता था। यह एक नई पहेली थी और अगर वह प्रगति करना चाहता था तो बहुत प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। उस मामले में समय धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बीतता गया। 7 ब्लड आइज अभी भी उत्सव की अवधि में था। डे पर नॉन ह्यूमन दूत आते थे और पूरा बंदरगाह हलचल भरा था। हालांकि 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स के मूड लगातार गिरते रहे। हालांकि ज़ू किंग के कार्यों ने कुछ डेज के लिए चीजें बदल दी थीं, 7 सेक्ट कॉलिशन से चुनौतियां जल्द ही जारी रहीं।
ऐसा लग रहा था 7 सेक्ट कोalition चाहता था कि यह स्थिति कम से कम 3 महीने तक जारी रहे। जहां तक सोरेन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर शेंगबून की बात थी, उसने कोई और चुनौती जारी नहीं की और फर्स्ट पीक पर निवास कर लिया। उसकी 7 रंग की विंड चांटिंग लैंप जो हेवन एंड अर्थ को हिला सकती थी, ने फर्स्ट पीक के डिसाइपल्स को पूरी तरह से दबा दिया और सभी नॉन ह्यूमन दूतों और सहयोगियों को भी डरा दिया। 7 सेक्ट कोalition का रवैया स्पष्ट था। यह पिटाई सिर्फ एक साधारण अनुस्मारक नहीं थी, यह एक स्पष्ट चेतावनी थी। 7 ब्लड आइज को स्वतंत्र होने की कोई धारणा नहीं रखनी चाहिए। इससे भी अधिक अफवाहें फैल रही थीं कि उत्सव की अवधि के बाद 7 पीक लॉर्ड्स को 7 सेक्ट कोalition द्वारा बदल दिया जाएगा। एक और 7 ब्लड आइज ने ज़ॉम्बीज के खिलाफ स्पष्ट जीत हासिल की थी, लेकिन अब वे 7 सेक्ट कोalition द्वारा कुचले जा रहे थे और 7 ब्लड आइज के पेट्रियार्क ऐसा लग रहा था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा था। जू किंग सेक्ट में बढ़ते दबाव को महसूस कर सकता था, हालांकि उसे लगा कि सतह पर जो दिख रहा था उससे कहीं अधिक कुछ चल रहा था। यह विशेष रूप से सच था यह विचार करते हुए कि कैप्टन ने 6th पीक में क्या देखा था। जू किंग को लगा सेक्ट किसी विशेष चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता, सेक्ट का नेतृत्व तय करेगा कि अगली चाल कैसे चलनी है। जू किंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी खुद की कल्टिवेशन पर ध्यान केंद्रित किया। कैप्टन सेक्ट में वापस आ गया था और उसने जू किंग को वॉइस मैसेज भेजा था, पूछा कि वह क्या कर रहा था। हालांकि जू किंग बिना रुके सोल्स को परिष्कृत कर रहा था, वह अगले धर्म एपर्चर को खोलने में सक्षम नहीं था। हालांकि उसने टैबू पॉइजन पिल पर अपने शोध में कुछ प्रगति की थी और वह पर्याप्त सहनशीलता बना रहा था कि उसे यकीन था वह अंततः इसे फिर से तैयार करने में सक्षम होगा। उसने अपने ब्लैक बीटल्स को गोली में मजबूर करने का भी प्रयास किया। हालांकि ये प्रक्रिया बीटल्स के लिए इतनी कठिन थी कि उनमें से एक भी जीवित नहीं रहा। एक एक करके सभी मर गए। जू किंग निराश नहीं हुआ। जैसे वह सेल ब्लॉक में क्रॉस लेग बैठा था, उसने ब्लैक बीटल्स को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी बोतलें निकाल लीं। बीटल्स के साथ अपने पिछले काम के बाद उसके पास कुल 8 थीं। हालांकि बीटल्स को गोली में डालने का प्रयास पहली बोतल में सभी बीटल्स को मार डाला। दूसरी बोतल खोलते हुए उसने एक मंत्र मुद्रा बनाई और बाहर इशारा किया। जवाब में बीटल्स बाहर उड़ गए और उसे घेर लिया। अगर वहां दर्शक होते तो वे हैरान हो जाते। आखिर ये बीटल्स इतना बड़ा खतरा थे कि एक गोल्ड को एक्सपर्ट भी उनसे सावधान रहेगा। जू किंग अभी भी नहीं सोचता था कि वे पर्याप्त प्रभावी थे। विश बॉक्स खोलते हुए उसने बीटल्स को एक काले बादल में इसकी तरफ बहने के लिए भेजा। जैसे बादल करीब आया, ये ढहने लगा क्योंकि बीटल्स सड़ गए और मर गए। भौहें चढ़ाते हुए जू किंग ने प्रयोग करना जारी रखा। उसने जल्द ही तीसरी बोतल समाप्त कर दी, फिर चौथी और पांचवी। छोटे बीटल्स एक के बाद एक मर गए जब तक वह अपनी आखिरी बोतल तक नहीं पहुंच गया। एक भी बीटल जीवित नहीं बचा था। जू किंग ने सांस ली। उसने अपनी आखिरी बोतल के साथ प्रयोग करना जारी रखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे बीटल्स को प्रजनन करने के लिए उनकी आवश्यकता थी। इतना कहकर उसने बीटल्स को खिलाने के लिए और अधिक कैदियों को उसके पास लाने की व्यवस्था की। जैसे बीटल्स खाते थे, जू किंग जहर की गोली के अभ्यस्त होने पर काम करना जारी रखता था। एक साथ उसने बीटल्स के आहार में औषधीय पौधे जोड़े जो जहर का प्रतिकार करते थे। उसने अपना कुछ खून भी डाला। आखिर उसने पहले ही कुछ प्रतिरोध बना लिया था। 7 और डेज बीत गए। अंततः उसकी मेहनत रंग लाए। वह अंततः 8 ब्लैक बीटल्स को प्रक्रिया से बचाने में सक्षम था। हालांकि वे कमजोर निकले, जू किंग अभी भी परिणामों से उत्साहित था। बचे लोगों का ये पहला समूह और भी मजबूत बीटल्स की एक नई पीढ़ी को पालने का शुरुआती बिंदु होगा। इससे भी अधिक, हालांकि बीटल्स कमजोर थे, वे बदल गए थे और अब पहले से कम काले थे। अगर मैं ऐसा करता रहा तो मुझे अंततः कुछ बीटल्स पालने में सक्षम होना चाहिए जो टैबू पॉइजन पिल के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधी हैं। और अगर मैं उन्हें उस गोली के अंदर प्रजनन करवा सकता हूं तो वे गोली के गुणों को अवशोषित कर लेंगे और भी अधिक आश्चर्यजनक बन जाएंगे। जैसे जू किंग का दिल प्रत्याशा से भर गया। बाहर शाम थी। जैसे आकाश में लाल चमक गहरी होती गई, वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के प्रवेश द्वार के बाहर अचानक एक अवांछित अतिथि दिखाई दिया। वह लगभग 17 या 18 साल का एक यंग मैन था, सोने से जड़ित एक बैंगनी डाउस्ट रोब में लिपटा हुआ। उसकी आस्तीन एक गॉबलवॉक रूपांकन से सजी थी और उसका दाहिना हाथ एक लाल दस्ताने से ढका हुआ था। जैसे वह चल रहा था, उसका डाउस्ट रोब शक्तिशाली धर्मफोर्स के उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था जो उसकी सुंदर विशेषताओं को और भी अधिक असाधारण बना रहा था।
हालांकि वह सुंदर था, उसकी एक बड़ी नाक थी जिसने उसके चेहरे की नाजुकता को बाधित किया और उसे असामान्य रूप से दबंग बना दिया। जैसे वह पास आया, वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के बाहर सड़क पर कंकड़ तैरने लगे और उसके चारों ओर घूमने लगे, कुछ तूफान जैसा बनाते हुए। विशेष रूप से उल्लेखनीय ये था कि शाम की चमक उसकी उपस्थिति के कारण अंधेरी हो गई थी। उस बढ़ते अंधेरे के भीतर जो दस्ताना उसने पहना था वह अत्यंत विचित्र और दुष्ट लग रहा था। प्रवेश द्वार पर ड्यूटी पर मौजूद वायलेंट क्राइम्स डिवीजन डिसाइपल्स ने तुरंत उसे देखा और उनकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई, जैसे वे एक बड़े एनिमी का सामना कर रहे थे। लेकिन जैसे यंग मैन करीब आया, उसके चारों ओर का तूफान ड्यूटी पर मौजूद डिसाइपल्स तक पहुंच गया, उन्हें पीछे धकेल दिया जब तक वे गेट से नहीं टकराए। उनमें से एक, जिसके माथे पर नसें उभर आई थी, चिल्लाया, रुको, वहां कौन है? बैंगनी रोब वाले यंग मैन ने अपना हाथ उठाया, एक बैंगनी मोती प्रकट करते हुए, जो कांप उठा और फिर ड्यूटी पर मौजूद डिसाइपल्स की तरफ चला गया। शांत हो जाओ, बस यह मोती डायरेक्टर जू किंग को दे दो। उसे बताओ कि मैं उसे एक नियत अवसर देना चाहता था। जू किंग को कल्टिवेशन या शोध के बीच में बाधित होना पसंद नहीं था। लेकिन जब उसने नीचे उस बैंगनी मोती को देखा जो वायलेंट क्राइम्स डिवीजन कांस्टेबल ने उसे पहुंचाया था, उसकी आंखों में एक गंभीर भाव आ गया। हालांकि वह मोती द्वारा उत्सर्जित ऑरा से परिचित नहीं था, इसके कारण उसकी पीठ पर गोल्डन क्रो असामान्य रूप से हिल गया। असल में ये जल्द ही उसके पीछे प्रकट हुआ, फिर गहरी लालसा के साथ मोती की तरफ देखा। विचारशील दिखते हुए जू किंग सेल ब्लॉक से बाहर निकला और रिसेप्शन हॉल में चला गया, जहां उसने बैंगनी रोब वाले यंग मैन को देखा। वह अपनी पीठ जू किंग की तरफ करके खड़ा था, दीवार पर एक पेंटिंग को देख रहा था जिसमें दुष्ट भूत भोजन के लिए लड़ रहे थे। हालांकि यंग मैन प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में नहीं था, उसके 120 थर्मल एपर्चर्स तीव्र गर्मी से जल रहे थे। वहां मौजूद ची कंडेंसेशन डिसाइपल्स के लिए ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की हवा लहरा रही थी, जैसे ये जगह यंग मैन का अपना क्षेत्र था। जू किंग इस बीच अप्रभावित था। असल में जैसे ही वह रिसेप्शन हॉल में आया, लहरें गायब हो गईं। जू किंग, यंग मैन ने कहा, मुड़कर उसे करीब से देखा। जू किंग को ये पसंद नहीं था जब लोग उसे इस तरह देखते थे, लेकिन उसने ऐसी भावनाओं को दूर कर दिया और शांति से आगंतुक को देखा। दो फ्लेम्स की और गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स के साथ संयुक्त, साथ ही तुम्हारा घातक जहर और वह शरीर। जू किंग, तुम 7 ब्लड आइज में एक छोटे तालाब में एक बड़ी मछली हो। ये जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। इतना कहकर यंग मैन सम्मान की सीट पर बैठ गया। उसकी हर गतिविधि बहुत स्वाभाविक थी, जैसे वह मानता था कि यह एक दिया हुआ था कि उसे उस स्थिति में बैठना चाहिए। जैसे वह बैठ गया, हालांकि उसने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे हवा में एक सेब अचानक प्रकट हो गया था और फिर कोई अदृश्य व्यक्ति बिना आवाज के सेब का एक टुकड़ा काट लिया। कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। जू किंग के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी, जैसे उसने सेब पर ध्यान दिया, लेकिन उसने जल्दी से दूर देखा। एक शब्द भी नहीं कहते हुए वह ये देखने की प्रतीक्षा करने लगा कि आगे क्या होगा। तुम यहां दूर नहीं जाओगे, यंग मैन ने जारी रखा। तुम एशेलॉन में हो, लेकिन हाइनेसेस में से एक नहीं हो, और तुम केवल एक अद्भुत सेवा करके एशेलॉन में आए। तुम्हें वास्तव में इस तरह के सेक्ट के लिए कोई लगाव रखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यकीन है तुम जानते हो मैं कौन हूं। मैं डार्क सेरेनिटी सेक्ट का हूं, वैंग यीकुन हूं। तुम मुझे एल्डेस्ट ब्रदर कह सकते हो। जैसे उसके शब्द गूंज रहे थे, वह जू किंग को और भी करीब से जांचता हुआ लग रहा था। उसके पीछे सेब में एक काटने का निशान दिखाई दिया, जैसे अदृश्य व्यक्ति एक और मुंह भरने वाला था, लेकिन फिर बीच में रुक गया। जाहिर है ये व्यक्ति उससे बहुत खुश नहीं था जो उसने अभी सुना था। जू किंग ने सेब को न देखने का नाटक किया। वह ठीक से जानता था कि यह आगंतुक कौन था। हालांकि उसने कभी उस पर व्यक्तिगत रूप से अपनी आंखें नहीं डाली थी, सेक्ट की फाइलों में उसकी एक छवि थी। वैंग यीकुन ने अपने दस्ताने वाले हाथ को अपने सामने मेज पर रखा और थोड़ा आगे झुक गया। जू किंग की आंखों में देखते हुए उसने धीरे से कहा, जू किंग, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं कि तुम कौन हो, और मैं तुम्हें ये सेक्ट छोड़ने और एक महान सेक्ट में शामिल होने का मौका देना चाहता हूं। बेशक शर्त यह है कि तुम मेरे प्रति निष्ठा की शपथ लेते हो। जू किंग ने भौहें चढ़ाईं। वैंग यीकुन के पीछे सेब का एक टुकड़ा गायब हो गया, जैसे उसे खाने वाला व्यक्ति बुरी तरह चबाने लगा। वैंग यीकुन ने जू किंग की भौहें चढ़ते देखा, लेकिन इससे परेशान नहीं लग रहा था। जू किंग, तुम्हें पता है कि एक सुपरवाइजरी सेक्ट क्या होता है न?
तुम एक शाही वर्ग की तकनीक की कल्टीवेशन करते हो जिसे गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स कहा जाता है। निश्चित रूप से तुम जानते हो कि सेवन सेक्ट कोalition के अध्यक्ष ने भी उसी शाही वर्ग की तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया था। पूज्य अध्यक्ष ने बहुत गहन ज्ञान प्राप्त किया। तुम जो भी नियत अवसर भागे वह स्पष्ट रूप से यादृच्छिक मौका था और कोई रास्ता नहीं है कि तुम अध्यक्ष के ज्ञान के स्तर से तुलना कर सको। क्या मैं सही हूँ? जू किंग ने कुछ नहीं कहा। इसलिए अगर तुम एक सुपरवाइजरी सेक्ट में शामिल होते हो तो तुम्हारा गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स और भी उच्च स्तर तक बढ़ जाएगा। याद रखना, अध्यक्ष डार्क सेरेनिटी सेक्ट से आता है और डार्क सेरेनिटी सेक्ट की बेलिफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर वास्तव में गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स के बाद अध्यक्ष द्वारा तैयार की गई थी। हु वैंग यीकुन के चेहरे पर एक अहंकारी नजर आई जैसे उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और जारी रखा। इसके अलावा तुम्हारी सहायक सेक्ट द्वारा कल्टीवेशन की जाने वाली बेलिफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर एक निम्न स्तरीय संस्करण है। जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले, हु वैंग यीकुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे धीरे अपना दस्ताना उतार दिया। जैसे उसने ऐसा किया उसके हाथ से एक चौंकाने वाली ऑरा फूट पड़ी। उसके दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां बैंगनी थी और ऐसी लग रही थी जैसे वे कच्चे क्रिस्टल से बनी हो। वे दिखने में अद्भुत थीं और चौंकाने वाले उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थीं। क्षेत्र की सारी लाइट मंद पड़ गई जैसे पांचों उंगलियां उसे अंदर चूस रही थीं। जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। वह महसूस कर सकता था कि वे उंगलियां कितनी असाधारण थीं और उसने ये भी महसूस किया कि वे उसकी पीठ पर गोल्डन क्रो टैटू को नाटकीय रूप से हिलाने का कारण बन रही थीं। उसी समय उसके भीतर बेलिफायर ऐसा लग रहा था जैसे वह उंगलियों की तरफ खींचा जा रहा था। हालांकि जू किंग की राय में हु वैंग यीकुन शायद अपनी पांचों उंगलियों को इस तरह नहीं दिखाना चाहिए था। हु वैंग यीकुन के पीछे तैरता हुआ सेब कांप उठा जैसे उसे पकड़ने वाला हाथ उत्साहित था। उसी समय दो चमकती हुई आंखें प्रकट हुईं और वे हु वैंग यीकुन के दाहिने हाथ पर टिकी हुई थीं। जू किंग की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर हु वैंग यीकुन ने खुद पर बहुत प्रसन्न महसूस किया। उसी समय उसने अपने दिल में गहरे में तिरस्कार और ईर्ष्या दोनों महसूस किए। प्रसन्नता की भावना इस तथ्य से आई कि उसे अपनी पांचों उंगलियां दिखाना पसंद था जो उसने लाइफ भर की संपत्ति और कल्टीवेशन से बनाई थी। लोग उन्हें देखकर हमेशा आश्चर्यचकित होते थे। तिरस्कार इस तथ्य के कारण आया कि जू किंग अभी भी एक तालाब में एक मछली था। भले ही उसे कोई नियत अवसर मिला, वह अभी भी दुनिया के बारे में पर्याप्त नहीं जानता था ताकि यह इसके लायक हो सके, और ईर्ष्या उस नियत अवसर के कारण आए। हालांकि हु वैंग यीकुन ने अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाए रखा। अपनी चकाचौंध करने वाली उंगलियों को अपने सामने लयबद्ध रूप से आगे पीछे करते हुए उसने कहा, देखा जू किंग, यह एक प्राचीन डार्क सेरेनिटी तकनीक की मेरी कल्टीवेशन का परिणाम है। इसे डार्क सेरेनिटी फिंगर्स कहा जाता है। इन पांचों उंगलियों में से प्रत्येक मेरी अंधेरे तकनीक और अनगिनत कीमती सामग्रियों के संयोजन से बनाई गई थी। मुझे बस इतना करना है कि किसी को इनमें से एक उंगली से छूऊं और मैं उनकी सोल को प्रभावित करने और उनके लाइफ या मृत्यु को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा। ये वैसा ही है जैसा बेलिफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर वास्तव में दिखता है। अगर तुम मेरे प्रति निष्ठा की शपथ लेते हो तो जब हम सेक्ट में वापस जाएंगे मैं व्यक्तिगत रूप से पेट्रियार्क से सहायता का अनुरोध करने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी मदद से तुम इस तरह की दो उंगलियां कल्टीवेशन करने में सक्षम हो सकते हो, शायद और भी। गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स के साथ संयुक्त ये तकनीक सच्ची ताकत जारी करने में सक्षम होगी। जू किंग ने पांचों उंगलियों को बहुत देर तक देखा। उसने ये भी देखा कि सेब से और कोई टुकड़ा नहीं काटा गया था। जो कोई भी सेब पकड़े हुए था वह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से हु वैंग यीकुन की पांचों उंगलियों पर केंद्रित था। अंत में जू किंग ने हु वैंग यीकुन की तरफ देखा। हालांकि तकनीक उपयोगी लग रही थी, उसने गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स के साथ इसे संयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं देखी। हु वैंग यीकुन ने जो विश्वास किया उसका एकमात्र कारण यह था कि सेवन सेक्ट कोalition के अध्यक्ष को गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स का केवल एक टुकड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ था। नहीं तो इसे किसी और चीज के साथ संयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जू किंग जो जानता था उसके आधार पर गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स पूरी तरह से दबंग होने के बारे में था। इसे किसी अन्य तकनीक के साथ संयोजित करना इसे पूरी तरह से नीरस बना देता था। यह देखकर कि जू किंग ने एक भी शब्द नहीं कहा था, हु वैंग यीकुन अपने दिल में ठंडी हंसी हंसा। तुम शायद आश्वस्त नहीं हो, उसने कहा। तुम शायद सोचते हो मैं तुम्हारी निष्ठा के योग्य नहीं हूं। खैर, मैं तुमसे तुरंत जवाब की उम्मीद नहीं करता। कुछ डेज में मैं सेवेंथ पीक के तीनों हाइनेसेस को चुनौती देने जा रहा हूं।
वह खड़ा हो गया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बंद किया और धीरे धीरे ज़ूकिंग के पास से गुजरते हुए बोला, याद रखना ज़ूकिंग, उस चुनौती को जारी करने से पहले केवल कुछ और डेज होंगे। एक बार यह समाप्त हो जाने के बाद और तुमने मुझे तीनों हाइनेसेस को हराते देख लिया, मैं वापस आऊंगा। फिर तुम मुझे अपना जवाब दे सकते हो। यह तुम्हारा नियत अवसर है। तुम अब अपने दम पर हो। बिना एक पीछे की नजर डाले हु वैंग यीकुन वायलेंट क्राइम्स डिवीजन से बाहर चला गया और शाम में टहलता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद कैप्टन की आवाज गूंजी, बहुत खुश लग रही थी। हा हा हा, चीजें हमेशा तुम्हारे आसपास सबसे मजेदार होती हैं, छोटे आह। किंग, जब मैंने उस आदमी को यहाँ आते हुए इठलाते देखा तो मुझे शो देखने के लिए आना ही पड़ा। मैंने कभी अनुमान कैसे लगाया होता कि मुझे इतना सुंदर ट्रेजर देखने को मिलेगा। ये पहली बार है जब मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो इतनी बेशर्मी से दिखावा करना पसंद करता है। कितना अप्रत्याशित लेकिन सुखद आश्चर्य है। मैं वास्तव में इसके अभ्यस्त नहीं हूं। यहाँ और अभी उन उंगलियों में से एक को न तोड़ने में बहुत मेहनत लगी। मुझे लगता है तुम्हारा मतलब है एक को काटने नहीं में बहुत मेहनत लगी है न? ज़ूकिंग ने शांति से कहा। डायरेक्टर ज़ू, सेवेंथ पीक के ग्रैंड हाइनेस के रूप में मुझे तुम्हें कुछ रचनात्मक आलोचना देनी है। क्या ये सच में एक ग्रैंड हाइनेस से बात करने का तरीका है? सेब से एक और टुकड़ा गायब हो गया। ज़ूकिंग ने कैप्टन की ब्लैक शैडो को नीचे देखा। इसने एक लंगड़ाती, हाथ पैर घसीटती हुई आकृति को प्रकट किया जिसका सिर कुछ सूजा हुआ था। ये किसी ऐसे व्यक्ति की ब्लैक शैडो जैसा लग रहा था जिसे बुरी तरह पीटा गया हो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ज़ूकिंग ने कहा, कैप्टन, क्या तुम हाल ही में किसी मुसीबत में पड़ गए? सेब स्थिर हो गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कोई रास्ता नहीं। उसे एक बार अदृश्य होने के बाद मैं बस इसके अभ्यस्त हो गया। खैर, मुझे लगता है हम यहाँ समाप्त कर चुके हैं। हु वैंग यीकुन सेवेंथ पीक को चुनौती देने वाला है। मुझे सेकंड सिप और थर्ड सिप के साथ इस पर बात करने की आवश्यकता है। जैसे वह बोल रहा था, सेब बाहर निकलने की तरफ तैरने लगा, लेकिन फिर वह रुक गया। ओह ठीक है, छोटे आह किंग, मैं वास्तव में तुम्हें कुछ बताने आया था। जैसा कि तुम जानते हो, सेवन सेक्ट कोalition ने अपने चोजन को सेवन ब्लड आइज में सभी पहाड़ी चोटियों को चुनौती देने के लिए भेजा। हालांकि ऐसा लगता है जैसे हम हारने वाले पक्ष पर हैं, जो थोड़ा अपमानजनक है। सब कुछ बुरे लोगों की योजनाओं के अनुसार चल रहा है। वे चाहते हैं कि साधारण डिसाइपल्स सेवन सेक्ट कोalition के प्रति दुश्मनी महसूस करें और साथ ही उन डिसाइपल्स को बाहर निकालें जो वफादार नहीं हैं। तो भागने के बारे में सोचना भी मत। नहीं तो जब समय आएगा मेरी आगामी बड़ी प्लान के लिए, मुझे तुम्हें खोजने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और यह बहुत कष्टप्रद होगा। सेब वायलेंट क्राइम्स डिवीजन से अच्छी दूरी पर होने के बाद कैप्टन के चोटिल और सूजे हुए चेहरे पर आश्चर्य की एक चमक देखी जा सकती थी। क्या वह सच में मुझे देख सकता है? कोई रास्ता नहीं। बूढ़े ने मुझे यह अदृश्यता ट्रेजर दिया और वर्षों से कुछ सेक्ट अंकल्स और पेट्रियार्क के अलावा किसी ने भी इसे कभी नहीं देखा है। इसे देखना असंभव है, पूरी तरह से असंभव। कैप्टन ने दर्द में अपने दांत पीस लिए। सिक्स्थ सेक्ट अंकल बहुत दुष्ट है, वह सड़ा हुआ बूढ़ा। मैंने केवल एक स्टैचू काटा था। क्या यह सच में इस तरह की पिटाई का हकदार है? जैसे ही मैं वापस आया, उसने सबसे पहला काम ये किया कि मुझे घसीट कर ले गया और पीटा। बुरी तरह से अपने सेब का एक टुकड़ा काटते हुए कैप्टन जल्दी से अपने रास्ते पर चला गया। वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में वापस ज़ूकिंग विचारों में खो गया था। कैप्टन ने उसे अभी जो बताया था वह उसके पिछले अनुमानों के अनुरूप था। जाहिर है सेक्ट किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या वे सिर्फ समय खरीद रहे हैं? अंततः उसने ऐसे विचारों को एक तरफ रख दिया। उन चीजों के बारे में चिंता करना उसकी जगह नहीं थी। सेल ब्लॉक में वापस जाकर वह अपनी कल्टीवेशन पर काम करने लगा। डेज बीत गए। नाइट डव के बड़े दमन के बाद शहर में बाकी नाइट डव बलों ने छिपे रहने की पूरी कोशिश की। उसी समय वायलेंट क्राइम्स डिवीजन ने एक और भी बड़े दमन की तैयारी की। इसका उद्देश्य किसी भी नाइट डव ऑपरेटिव्स का पता लगाना था जो दरारों से फिसल गए थे। हालांकि ऐसी चीजें थीं जिन्हें पहले होने की आवश्यकता थी, और उनमें से एक था कर्फ्यू। सेवन ब्लड आइज 1 महीने के लिए कर्फ्यू लागू कर रहा है। नाइट के समय छिपे हुए पाए जाने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी समय सभी पहाड़ी चोटियों के वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी नाइट डव सुरक्षित घरों पर छापा मारेंगे। हमारे सभी गिरे हुए साथियों के लिए न्याय पाने का समय आ गया है। नाइट डव नष्ट होने वाला है। कंस्टेबल्स जो भी लूट पाते हैं उसे रख सकते हैं।
डिविजन्स आदेश जारी करते हैं, ब्यूरोज आदेशों को पूरा करते हैं और स्क्वाड्स निर्णय को निष्पादित करते हैं। नाइट डव के खिलाफ अंतिम ऑपरेशन शुरू हो। जू किंग के आदेश जारी करने के बाद सभी 7 वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स राजधानी शहर पर दैत्यों की तरह टूट पड़े। वध फैल गया और खून बाएं और दाएं बिखर गया। वायलेंट क्राइम्स कांस्टेबल्स सड़कों पर हर जगह थे। डिवीजन के आदेशों का पालन करते हुए वे सभी नाइट डव सुरक्षित घरों में गए और वहां के ऑपरेटिव्स को या तो मार डाला या गिरफ्तार कर लिया। दयनीय चीखें और पीड़ा की कर्कश आवाजें गूंजी। कुछ मामलों में नाइट डव ऑपरेटिव्स सड़क पर भाग गए, केवल वायलेंट क्राइम्स कांस्टेबल्स द्वारा उनका पीछा करने के लिए। कभी कभी कांस्टेबल्स सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करने के लिए सिग्नल पटाखे हवा में छोड़ते थे। जब ऐसा होता था, वाइस डायरेक्टर्स पुकार का जवाब देते थे। अगर वे स्थिति को संभाल नहीं पाते थे तो उनके कमांडिंग डायरेक्टर हस्तक्षेप करते थे। अगर एक डायरेक्टर मुसीबत में भागता था तो वह जू किंग को एक अनुरोध भेजता था, जो जिम्मेदारी लेता था। हालांकि उस नाइट के दौरान जब ऑपरेशन चलाया गया, जू किंग को कभी हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा और इसका कारण था कि यनियन ने पहल की थी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए। उसकी मदद करने के लिए एक विशाल ऑक्टोपस था और यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचल देता था। जब भी एक सिग्नल हवा में चला जाता था, वह और उसका ऑक्टोपस घटनास्थल पर दौड़ते थे। जब वह दिखाई देती थी, वह हमेशा वही स्पष्टीकरण देती थी। इस तरह की तुच्छ बात से बिग ब्रो जू किंग को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें मौका मिले उसे बता देना कि मैं मदद करने आई थी। एक अवसर पर जिसमें उसने 7th पीक के नए वाइस डायरेक्टर को बचाया, जो एक वन फ्लेम कल्टिवेटर था, उसने अपना आभार व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद योर हाइनेस यनियन। ये सुनकर यनियन की भौहें ऊपर उठ गईं। मैं तुम्हारे डायरेक्टर की मंगेतर हूँ, मुझे सिस्टर इन लॉ बुलाओ। वाइस डायरेक्टर पूरी तरह से स्तब्ध था। हिचकिचाते हुए हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर इन लॉ। यनियन खुशी से मुस्कुराई, फिर उसे एक कीमती औषधि गोली उछाल दी। आराम करो, मेरा पति वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का डायरेक्टर है। चूंकि मैं घर की महिला हूं, ये केवल स्वाभाविक है कि मैं अधीनस्थों की देखभाल करूं। ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। ठीक उसी समय यनियन ने एक और सिग्नल पटाखा देखा और उस दिशा में दौड़ पड़ी। वध नाइट के माध्यम से किया गया था। ये वायलेंट क्राइम्स डिवीजन और नाइट डव के बीच एक युद्ध था। सभी आगंतुक नॉन ह्यूमन और सहयोगी बहुत करीब से देख रहे थे। वास्तविकता ये थी, वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के कर्फ्यू के कारण वध और भी नाटकीय था। इस बीच सिस्टर इन लॉ यनियन के बारे में खबर वायलेंट क्राइम्स के माध्यम से तेजी से फैल गई। कुछ ही समय बाद हर कोई जानता था कि अगर तुम बस उसे सिस्टर इन लॉ कहते हो तो वह तुम्हें औषधि गोलियां और कभी कभी स्पिरिट स्टोन्स भी देगी। जब भी सच्चा खतरा पैदा होता था, वह अपने ऑक्टोपस पर सबसे पहले दिखाई देती थी। यहां तक कि एक गोल्ड को कल्टिवेटर भी उसका सामना नहीं कर सकता था। यनियन की मदद करने के कारण वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में बहुत कम हताहत हुए। नाइट डव के लिए विपरीत सच था। उनके हताहत चौंकाने वाले थे। साउथ फीनिक्स भर से 4000 से अधिक नाइट डव ऑपरेटिव्स दमन में फंस गए थे और वस्तुतः उन सभी को या तो पकड़ लिया गया था या उनके सिर शहर की दीवार पर लटका दिए गए थे। भोर तक शहर हमेशा की तरह काम कर रहा था। हालांकि ऐसे कई स्थान थे जहां सड़कों पर अभी भी खून के छींटे थे। वध के कारण वायलेंट क्राइम्स डिवीजन सेक्ट में चर्चा का विषय बन गया। अधिकांश नाइट डव ऑपरेटिव्स ची कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स थे, लेकिन ये वायलेंट क्राइम्स के साथ भी ऐसा ही था। हालांकि आगंतुक नॉन ह्यूमन के लिए, हालांकि 7 ब्लड आइज के डिसाइपल्स अधिकांशतः निम्न स्तरीय कल्टिवेटर्स थे। वे एक जार में जहरीले कीड़ों की तरह भी थे और अपने मूल में क्रूर थे। उस क्रूरता ने कई नॉन ह्यूमन और सहयोगियों को 7 ब्लड आइज पर अधिक उच्च रूप से देखने का कारण बना दिया। यह विशेष रूप से सच था जब आपने विचार किया कि अगर इस तरह के निम्न स्तरीय डिसाइपल्स रैंकों में चढ़ गए तो उच्च स्तरीय डिसाइपल्स और भी अधिक प्रभावशाली होंगे। आखिर केवल अंतिम भेड़िया ही झुंड के शीर्ष पर पहुंच सकता था। उसी समय कई दर्शक जू किंग पर करीब से नजर रखने की योजना बना रहे थे। हालांकि जू किंग कम प्रोफाइल बनाए रखने में बहुत कुशल था। सीमा लिंग के साथ अपनी लड़ाई के बाद उसने कभी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखाया और शायद ही कभी वायलेंट क्राइम्स डिवीजन सेल ब्लॉक को छोड़ा। इस प्रकार लोगों के लिए उसका निरीक्षण करना मुश्किल था। इससे भी अधिक, नाइट दमन में यनियन के भाग लेने के लिए धन्यवाद जू किंग को उंगली उठाने की जरूरत नहीं थी। वह उसके साथ स्थिति का क्या मतलब समझे यह नहीं जानता था। वह हाल ही में कई अवसरों पर उसे खोजने आई थी, लेकिन उसने हमेशा उसे देखने से इनकार कर दिया था।
अंततः उसने हार मान ली थी और उसने मान लिया था कि वह उसे फिर से परेशान नहीं करेगी। जैसे ये पूरी तरह से आश्चर्य था ये पता लगाने के लिए कि वह अचानक नाइट डव के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रही थी। उसने स्पष्ट रूप से सुना कि वह सबको क्या बता रही थी, लेकिन यह विचार करते हुए कि वह कितनी मदद प्रदान कर रही थी, उसने ऐसी बातों पर झगड़ा न करने का फैसला किया। अभी वह अपने अंतिम 2 थर्मल एपर्चर्स के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर वह अपनी तीसरी लाइफ फ्लेम जला सकता था। वह ये भी देखना चाहता था कि उसकी ब्लैक बीटल्स की अगली पीढ़ी कितनी शक्तिशाली थी। इसके अलावा वह वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के नाइट डव पर जाल को कसते रहने की प्रतीक्षा करना चाहता था और अंततः ये पता लगाना चाहता था कि उनका मुख्यालय कहाँ था। जब ऐसा होता था वह अंततः कार्रवाई करेगा। इस प्रकार जू किंग नजरों से दूर रहा, अपनी युद्ध क्षमता और कल्टिवेशन बेस को बेहतर बनाने पर काम कर रहा था। एक ही नाइट में सभी नाइट डव सुरक्षित घरों पर छापा मारना संभव नहीं था। प्रक्रिया कई रातों तक जारी रही। जैसे ऐसा हुआ, सीज़ॉम्बीज ने अंततः अपनी युद्ध क्षमता क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया। सीज़ॉम्बीज के मार्कवस एंड, जिसके पास नासेंट सोल कल्टिवेशन बेस था, शहर में आ गया, जहां वह एक पूरे 60 वर्ष के चक्र के लिए रहेगा, केवल एक मौका कभी बाहर जाने के लिए। उसके साथ गोल्ड को लड़का यिंगलिंग आया, साथ ही वेस्टवर्ल्ड, जो एक शाही बंधक के रूप में सेवा करेगा। वेस्टवर्ल्ड 7 ब्लड आइज आने की कोई इच्छा नहीं रखता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि केवल सीज़ॉम्बी एशेलॉन में कोई ही शाही बंधक के रूप में सेवा कर सकता था। उसका दिल अपमान और पागलपन से भर गया था, लेकिन उसे इसे सहन करना था। उसी समय वह जू किंग से अपनी हड्डियों तक नफरत करता था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। सीज़ॉम्बीज के आगमन ने सेक्ट के उत्सव को एक बुखार के स्तर पर पहुंचा दिया। घंटियों ने हवा भर दी और सबलेट स्मेल्टर का चेहरा हेवन एंड अर्थ के गुंबद में दिखाई दिया। नीचे सब कुछ देख रहा था। पीकलॉड्स दिखाई दिए, सीज़ॉम्बी जुलूस को प्राप्त करने के लिए 7 ब्लड आइज का प्रतिनिधित्व करते हुए। अनगिनत नॉन ह्यूमन और 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स ने देखा जैसे अपमानित सीज़ॉम्बी मार्कवस ने आत्मसमर्पण के आधिकारिक दस्तावेज सौंपे, साथ ही क्षतिपूर्ति भी। उसने गोल्ड को स्तर और उससे ऊपर के सीज़ॉम्बीज के डाओ ओथ्स के साथ एक जेड स्लिप भी प्रदान किया। अंत में अपनी पैतृक भूमि में सीज़ॉम्बीज ने अपनी ज़ॉम्बी एंसेस्टर डिवाइन लाइकनेसेस को 7 ब्लड आइज भेजने की तैयारी शुरू कर दी। सीज़ॉम्बी पैतृक भूमि में अभी भी 2 पीकलॉड्स तैनात थे और वे प्रक्रिया में अग्रणी थे। प्राथमिक कार्य में स्टैचूज को उनके मूल स्थानों से एक विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल में ले जाना शामिल था। उस पोर्टल का पूरा उद्देश्य स्टैचूज को युद्ध ट्रॉफियों के रूप में 7 ब्लड आइज भेजना था। हालांकि यह सामान्य ज्ञान था कि डिवाइन लाइकनेसेस को सीज़ॉम्बी क्षेत्र से हटाने से वे अपने विशेष गुणों को खो देंगे। वे अभी भी सीज़ॉम्बीज के लिए कीमती थे और इस प्रकार ये समझ में आता था कि 7 ब्लड आइज उन्हें चाहता था। उनकी स्थिति में कोई और भी ऐसा ही करेगा, शामिल बड़ी दूरी के कारण, और क्योंकि 7 ब्लड आइज मफोक आइल्स में एक मध्यवर्ती पड़ाव बनाना नहीं चाहता था, वे एक विशेष टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना रहे थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्टैचूज सीधे साउथ फीनिक्स जाएंगी। जब वास्तविक टेलीपोर्टेशन स्वयं होता था, ये जल्दी से होगा। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा गणनाओं के अनुसार स्टैचूज ठीक उसी समय आएंगे जब उत्सव समाप्त हो रहा था। ये घटना एक तमाशा बन गई जिस पर हर कोई ध्यान दे रहा था। इससे भी अधिक 7 सेक्ट कोalition द्वारा जारी की जा रही चुनौतियां अस्थायी रूप से बंद हो गईं। अब जब सीज़ॉम्बीज ने अपनी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया था, युद्ध के इनाम अंततः वितरित किए जा रहे थे। उस इनाम के साथ, और वह राशि जो जू किंग ने सीमा लिंग से प्राप्त की थी, वह अभूतपूर्व रूप से अमीर था। वह सामान्य से अधिक खुश महसूस कर रहा था, और यह सिर्फ वह नहीं था। युद्ध में भाग लेने वाले सभी डिसाइपल्स को अपने इनाम मिल गए। परिणामस्वरूप हर कोई युद्ध क्षमता में सुधार करने के लिए कल्टिवेशन संसाधन और आपूर्ति खरीद रहा था। हालांकि वह खुशी केवल कुछ डेज तक चली, जब तक 7 सेक्ट कोalition ने फिर से चुनौतियां जारी करना शुरू नहीं कर दिया। इस बार चुनौतियां केवल चोजन से नहीं आईं। डार्क सेरेनिटी सेक्ट के हुवांग यीकुन के अपवाद के साथ अन्य सभी चोजन अपने अनुचरों के साथ आए थे, जिनमें डाओ प्रोटेक्टर्स और अपने स्तों के अन्य उत्कृष्ट व्यक्ति शामिल थे। ऐसे लोग चोजन के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, और इस प्रकार उन्होंने हाइनेसेस में स्थान नहीं रखने वाले डिसाइपल्स को चुनौतियां जारी करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों पक्षों पर जीत और हार थी। 7 सेक्ट कोalition आमतौर पर शीर्ष पर आता था। किसी ने भी जू किंग को चुनौती नहीं दी। नाइट डव के सभी सुरक्षित घरों पर छापा मारे जाने के कारण और कितने ऑपरेटिव्स गिरफ्तार किए जा रहे थे, जू किंग अपने 89वें थर्मल एपर्चर को खोलने के करीब पहुंच रहा था।
जहरीले पौधों की एक विशाल मात्रा खरीदने के बाद वह टैबू पॉइजन पिल को फिर से तैयार करने के साथ प्रयोग करना शुरू कर रहा था। उसी समय उसने ब्लैक बीटल्स की तीसरी पीढ़ी का सफलतापूर्वक उत्पादन कर लिया था। तीसरी पीढ़ी में केवल 6 बीटल्स थे। वे संख्या में इतने कम थे कि उन्हें देखना संभव नहीं था। जू किंग उन्हें केवल इसलिए महसूस करता था क्योंकि उनके और उसके खून के बीच अनुनाद था। इसके अलावा तीसरी पीढ़ी बहुत हल्के रंग की थी और पहले से भी बहुत छोटी थी। हालांकि उनके जहर के प्रभाव अधिक नाटकीय थे और उन्होंने टैबू पॉइजन पिल की कुछ विशेषताओं को भी उठा लिया था। 6 बीटल्स को कीमती खजानों की तरह मानते हुए जू किंग ने सावधानी से उन्हें खिलाने के लिए कुछ नाइट डव कल्टिवेटर्स में डाला। इस बार उसने तीसरी पीढ़ी के लाभ के लिए नाइट डव ऑपरेटिव्स के शरीर को हर तरह की औषधीय और जहरीले पौधों से भरकर अपनी खिलाने की विधि बदल दी। जू किंग इस सब के बारे में बहुत शैक्षणिक तरीके से गया। उसने चीजों को ध्यान से देखा और सावधानीपूर्वक नोट्स रखे। जब भी उसने अच्छे परिणाम देखे वह बहुत प्रसन्न होता था। हालांकि सेल ब्लॉक में नाइट डव कल्टिवेटर्स के लिए लाइफ एक जीवित नरक की तरह थी। उन सभी ने अतीत में क्रूर काम किए थे, लेकिन जहां तक उनका सवाल था वे जू किंग के सामने कुछ भी नहीं थे। उन्होंने अवज्ञाकारी जीवित खजानों पर दुखदाई सजा दी थी और यहां तक कि उनके साथ विभिन्न विकृत तरीकों से खिलवाड़ भी किया था। इसलिए जो हो रहा था ये कर्म का चक्र था। कान फाड़ देने वाली चीखें सेल ब्लॉक से गूंजी बार बार। हालांकि वायलेंट क्राइम्स कांस्टेबल स्थिति के अभ्यस्त हो गए थे, उनमें से कोई भी बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। इसके अलावा क्योंकि जू किंग इस नाइट डव ऑपरेशन के प्रभारी था और क्योंकि उसने सीमा लिंक को कैसे कुचला था और कर्फ्यू लगाया था, चीजें अलग थीं। ये पहले जैसा नहीं था जब अन्य वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स उसे कैदी नहीं देते थे। उसके समाप्त होने के बाद अन्य वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स ने उसे डे पर नए कैदी भेजे। उस सब से परे राजधानी शहर वर्तमान में बंद था, इसलिए नाइट डव ऑपरेटिव्स भाग नहीं सकते थे। वे केवल छिप सकते थे और गिरफ्तार होने की प्रतीक्षा कर सकते थे। ये कल्पना करना आसान था कि यह नाइट डव के साउथ फीनिक्स पर संचालन के लिए कितना आश्चर्यजनक नुकसान होने वाला था। जू किंग का शोध परिणाम ला रहा था। इससे भी अधिक वह नाइट डव ऑपरेटिव्स की सोल्स में से किसी को भी बर्बाद नहीं कर रहा था। हालांकि सोल्स कमजोर थी, वहां उनमें से बहुत सारे थे और उसने अपने धर्म एपचेस के साथ मदद करने के लिए हर एक का उपयोग किया। सेल ब्लॉक से आने वाली चीखों के कारण ज्यादा समय नहीं लगा, इससे पहले कि शहर भर के लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि वह कितना दुष्ट था। मास्टर शेंगून फर्स्ट पीक पर एक विशाल लड़ाई के मैदान के बीच में खड़ा था। आवाज ठंडी थी। उसने कहा, तुम सब कमजोर हो, बहुत कमजोर। वह निराश लग रहा था। हैरानी की बात यह थी कि फर्स्ट पीक के 8 हाइनेसेस उसके पैरों के नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे। वू जियनवू उनमें से एक था। सभी के चेहरे पीले थे और खून की उल्टी कर रहे थे। वे हिल गए लग रहे थे जैसे उन्होंने मास्टर शेंगून की तरफ ऊपर देखा, जो मून में नहाया हुआ शानदार लग रहा था। उसकी 7 रंग की अम्ब्रेला आकाश को अवरुद्ध करती हुई लग रही थी और हवा का मंत्रोच्चार हर जगह गूंज रहा था। उसके पीछे हरे शरीर वाला, लाल पूंछ वाला रावजमस बर्ड था। उसका सिर पीछे झुका हुआ था, जैसे उसने एक भेदी चीख निकाली। उसके चारों ओर अंधेरी हवाएं बाएं और दाएं बह रही थीं। बहुत दूर नहीं फर्स्ट पीक का ग्रैंड हाइनेस था, जो अभी अभी सेक्लूजन से बाहर आया था। उसका चेहरा पीला था और उसके मुंह के कोनों पर खून था। उसने अभी अभी गोल्ड कोस्टर में ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन इससे पहले कि उसे अपने स्वर्गीय महल को स्थिर करने का मौका मिलता, उसे बाहर आकर लड़ना पड़ा। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि स्थिरीकरण प्रक्रिया में बहुत समय लगता था और उसके पास और समय मांगने का कोई आधार नहीं था। फर्स्ट पीक मास्टर शेंगून द्वारा पराजित किया गया था। ग्रैंड हाइनेस हार गया, लेकिन इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह थी कि मास्टर शेंगून ने मांग की थी कि सभी 9 हाइनेसेस एक साथ उससे लड़ें। वे सब हार गए। ये लड़ाई बहुत कठिन थी। ये जगह उबाऊ है, मास्टर शेंगून ने कहा। उसका चेहरा भावशून्य था। एक पल के लिए उसने 7th पीक की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। मुड़ते हुए वह फर्स्ट पीक से उड़ गया और फॉरबिडन बाय द फीनिक्स की दिशा में चल दिया। उसके 3 डाव प्रोटेक्टर्स आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे हो लिए। छोटी गौरैया अपना सिर बाहर नहीं निकालना जानती है। वह मूर्ख नहीं है। खैर, मुझे बस उम्मीद है कि वह जल्द ही बड़ा हो जाए। उस तरह वह जल्द ही एक स्वादिष्ट नाश्ता बना सकता है, बजाय बाद के। जैसे मास्टर शेंगून क्षितिज पर गायब हो गया, मून 7th पीक पर चमक रहा था, जहां डार्क सेरेनिटी सेक्ट का हु वैंग यीकुन अहंकार से सीढ़ियों पर चल रहा था। आज मैं हु वैंग यीकुन इसके द्वारा 7th पीक को चुनौती देता हूं।